हाँ, हम आज की क्लास की शुरुआत करें उससे पहले पिछले क्लास में हमने जो सीखा उसका बहुत ही शॉर्ट में समरी। हमने पिछले कुछ क्लास में जाना अलग अलग प्रकार की क्रियाओं के बारे में, अलग अलग प्रकार के स्वर, अलग अलग प्रकार के व्यंजन, और बाद में आगे बढ़ते हमें अब लर्न करना है कि वाक्यों को कैसे बनाया जाए। अब देखिए, जब वाक्यों को हमें बनाना है तो वाक्यों के अंदर कर्ता होता है, कर्म होता है मेन। सो जो कर्ता होते हैं, कर्म यानी हम जो क्रियाएं करते हैं, तो कभी कभी किसी साधन के द्वारा करते हैं, कि कभी कभी किसी के ऊपर बैठ जाते हैं, तो किसी का सहारा लेते हैं, तो ऐसी किसी के साथ संबंध स्थापित करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे जीवन से जुड़ी हुई रहती है, और हम इसी प्रकार अलग अलग प्रकार के वाक्य बनाते हैं। जैसे मेरे पिता का नाम महेंद्र है, मैंने गाड़ी के द्वारा सवारी की, पेड़ से पत्ता टूट गया। तो अब आप देखिए कि शब्दों के अंदर हमें जो संबंध स्थापित करना है उसमें हमें विभक्ति बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हुई दिखाई देती है। तो इसी प्रकार विभक्ति वाक्य बनाने में बहुत सहायता करती है और शब्दों के बीच में संबंध जोड़ती है। फिर वो कर्ता कर्म हो, कर्ता कोई साधन को इंपॉर्टेंस देना चाहता हो, कोई अधिकरण को इंपॉर्टेंस देना चाहता हो, तो इस सब चीजों में विभक्ति का बहुत महत्व रोल है। सो हमने देखा था कि 7 प्रकार की विभक्ति है, जिसमें गुरुजी ने बताया था कि कर्ता कर्म और ऐसे विभक्ति के 7 नाम बताए थे। और गुरुजी ने यह भी कहा था कि इसे हम कर्ता कर्म के हिसाब से न याद रख करके, हम जैसे संस्कृत में तो प्रथमा द्वितीया कहते हैं, पर प्राकृत में उसे क्या कहते हैं, तो पढ़मा है, ऐसे करके हमको विभक्ति के 7 विभक्ति को कैसे हमें याद रखना है वो भी बताया था। और 8वां जो था वो संबोधन के लिए यूज करते हैं। जैसे हम कहते हैं अरे राम इधर आ, तो हमने अरे करके उसको संबोधन करके बुलाया, तो उसे संबोधन करने के लिए यूज किया जाता है। अब देखिए, यहां हमने ये देखा था कि जब भी ऐसे वाक्य होते हैं, जैसे राम ने खाना खाया, तो ने आया, तो वो हो गया प्रथम विभक्ति। तो अब इसको जब हम प्राकृत भाषा में ट्रांसलेट करेंगे, तो ने जब आता है तो उसका राम के साथ जुड़ान हुआ, तो राम का फॉर्म कौन सा हो जाएगा, तो उसके लिए हमने देखा था एक वचन द्विवचन, और प्राकृत में उसको ट्रांसलेशन करते समय हमें कैसे लिखना है उसके बारे में हमने जाना था पिछले क्लास के अंदर। और हमने कुछ क्रियाओं के बारे में भी देखा था, जैसे वे चलता है, वे चलती है, बराबर, तुम चलते हो, मैं चलता हूं। तो उसके अंदर हमने देखा था कि चलता है तो वे के लिए चलई, बराबर, तुम के लिए चलसी, और मैं चलता हूं उसके लिए चलेमी। तो इस प्रकार से बहुत सारी क्रियाएं हमने देखी थी, और उसके 3-3 रूप देखे थे कि अन्य पुरुष के लिए कैसे कहा जाएगा, मध्यम पुरुष के लिए कैसे कहा जाएगा, और उत्तम पुरुष यानी हमारे खुद के लिए कैसे कहा जाएगा। तो उसमें चलता हूं, खाता हूं, घूमता हूं, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमने देखी, और थोड़े थोड़े शॉर्ट सेंटेंस बनाने के लिए हमने देखा था। तो इसी प्रकार हमने पिछले कुछ क्लास के अंदर जाना। तो हम आज का क्लास शुरू करते हैं। गुरु जी को सभी की ओर से प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। और आप गुरु जी को आप सभी विनंती के करते लिए हैं भी। कि गुरु जी हमें आगे का पाठ दीजिए। हाँ, आप सभी के लिए भी नमो जनानम। और हम देखिए, ये आप पहले हमने कुछ वाक्य बनाना सीखा था, वार्तालाप, कि किस तरह हम वार्तालाप, कोई आपका नाम पूछता है, पिता का नाम पूछता है, कहाँ रहते हैं, तो हम लोगों ने ये देखा था। इसी को थोड़ा सा प्रारंभ करते हैं, इसके बाद में फिर नई चीज देखेंगे। पहले हाँ, इसमें हमने कहा था कि जैसे तुम्हारा क्या नाम है, तो इसमें तो या तुमम या भवो, भव माने आपका, किम नामम, तो इसमें नामम की जगह पर नाम भर कर सकते हैं आप, किम नाम या अभिहाण, ये नामम मैंने लिखा है। और आप कह सकते हैं कि केवल नाम, जैसे अपन लोग संस्कृत में भी आता है, तो किम नाम अस्ति, तुम्हारा क्या नाम है।
तो आप नामम में अनुस्वार न भी लगाएं तो भी ठीक चलेगा। इसी तरह अभिधानम में, अभिहानम में नाम ना भी लगाएं तो भी सही कहलाएगा। तो हमने देखा कि तौ या तुमम किम लाम अति, तो उत्तर दिया था कि मम या मध्यनाम रमेशो अथि, एक उदाहरण के रूप में जो अपना नाम है उसी तरह से, जैसे सुशीला के लिए सुशीला अपना पूरा नाम भी रख सकते जहां का तहां, या उसको प्राकृत में भी थोड़ा सा बदल सकते थोड़े से शब्दों के कारण। और तुम पथ्य निवससी, तुम कहाँ रहते हो, तो अहम बेंगलोर नामस्य जनपदे निवसामि, ये था इसका उत्तर कि मैं बेंगलोर नामक नगर में रहता हूं। या उसको कोई जनपद है तो जनपद में रख सकते हैं, नगर से छोटा जनपद होता है जिसको तहसील के रूप में भी कहते हैं। और तुझे या तौ पियरस से, देखो पियरस से मतलब पिता का, और उसका नाम जनक भी आता है, जनक। तो तौ या तुझे पियरस से नामम किम अथि, तुम्हारे पिता का नाम है। तो यहाँ पर जणयस्य नाम भी बोल सकते हैं, नामम अनुस्वार ना भी रखें तो भी चलेगा, सही कहलाएगा। देखिए भाषा की बड़ी अच्छी विशेषताएं हैं कि इसमें अनेक विकल्प होते हैं, तो हमें केवल उस विकल्प लेना है जो ज्यादातर या तो बोलने में सरलता है या उच्चारण में उच्चारण या बोलने में सरलता है, या फिर ज्यादा फिसलन में है, उसको ले लेना है। तो अब जैसे अब इसके बाद आया था कि तुम्हारी माँ का नाम क्या है, तो तौ या तुझे माँ आए नाम किम अथि, तुम्हारी माँ का। देखिए अभी यहाँ पे मैंने वो अनुस्वार हटा दिया, सब जगह अनुस्वार भी हटा सकते हैं। तुम्हारी माँ का नाम क्या है। अब यहाँ पे पूछना हो, जैसे अपन कभी कभी तुम्हारा बड़े से पूछते तो तुम्हारा शब्द नहीं बोलते, तो अपन कह सकते भव ओ, यानी भव ओ माँ आए या माँ आई नाम क्या थी, आपकी माँ का नाम क्या है। तो इसमें लिख दिया मम या मध्य माँ आए माँ आई नाम पूज्य श्रीमयी, यानी पूज्य श्रीमती। अपन लोग माँ का पिता का नाम थोड़े आदर पूर्वक लेते ना, और फिर आगे लिख लीजिए जो नाम माँ का नाम है वो ले लीजिए, आपकी बोल दीजिए। अब नेक्स्ट बढ़िए, ये मेरी समझ में सब कुछ समझ में आ गया होगा सब लोग। फिर से इसलिए दोहरा रहे हैं, अभी नए भी हैं नील भाई, कुछ एक दो नए भी थे। दूसरा स्लाइड है इसमें, अच्छा कोई बात नहीं, नहीं है तो गुरुजी। हाँ एक और है इसके बाद, कुछ नए बात यही है स्लाइड नेक्स्ट वाला। चलो कोई बात नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, हम बाद में उसको बतला देंगे। और भी कुछ वाक्य थे वो हम आपको साहब, अब तो आज का रखिए वाक्य। देखिए मैंने एक बात बताई, अब हम धीरे धीरे, जैसे आप लोग, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप लोग धीरे धीरे बड़े अच्छी तरह से प्राकृत भाषा को बोलना भी सीख रहे हैं, छोटे छोटे वाक्यों में। जैसे अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर संज्ञा शब्द है, पुल्लिंग के, स्त्रीलिंग के और नपुंसकलिंग के, 3 लिंग होते ना, उनके नाम है। हमने यहाँ पर देखिए इनकी विशेषता पुल्लिंग के देख ली, जैसे मोहन है, मोहन को प्राकृत में मोहनो कहेंगे, और बहुवचन में मोहना, नो और ना, बहुत सारे मोहन को मोहना कह दिया, एक मोहन को मोहनो। और अजित को अजियो या अजिया, ये बहुवचन। अब देखिए यहाँ पर एक मैंने जानबूझ करके हमने ये सिलेक्ट किए हैं इस तरह के, कि इसमें क्या है, इसमें पुल्लिंग जो शब्द होते हैं, देखिए अकारांत होते हैं। अकारांत माने आ आए जिसके अंत में,
आस्वर आ जाए, जैसे मोहन है, अजित है, इसमें आस्वर आया हुआ है, ता में ना में। एक बात सभी लोगों को, सब लोग जब हिंदी भी जानते हैं या भाषा जानते हैं, वो जानते हो कि जो व्यंजन होते हैं वो स्वर सहित होते हैं, तभी वो पूरे बनते हैं। जैसे ना है, ना मूल रूप में अनुस्वर, उसमें नीचे हलंत लगा हुआ है, मगर जब आस्वर मिल जाता है तब तभी वो ना शब्द बनता है। ठीक है, तो मोहन आदित्य, तो मोहिनो अजियो। अब इकारांत भी होते हैं, इकारांत माने ई आय जिसके अंत में, ठीक है ना, तो इकारांत होगा। जैसे हरि, तो हरि शब्द जो है ये इकारांत पुल्लिंग है। हरि तो पुल्लिंग है अपने आप में, मगर देखिए ये इकारांत हुआ। इसी तो हरि और हरिणो ये बना बहुवचन में, हरिणो। इसी प्रकार से देखिए थोड़ा सा आ जाता है। आप लोग जब पूरे अकारांत, इकारांत और उकारांत इन शब्दों को देखेंगे, थोड़ा सा अंतर है। एक इकारांत और उकारांत में तो अंतर है ही नहीं। जैसे आपको बताएं शशि है, तो शशि में देखो, शशि में आप जानते हैं उसमें पूरा तालब से तालब था, साथ था दोनों में, मगर जब प्राकृत करते हैं तो दंती सा बन जाता है, यानी उसमें शक्कर वाला जो सा था, इसमें सड़क वाला सा बन जाता है, शशि। तो ये भी इकारांत पुल्लिंग है। और इसी तरह से बहुवचन में आएगा शशिणो। अब देखो उकारांत शब्द, उकारांत पुल्लिंग, रघु, हा का हा हो जाता है तो रहु और रहुणो ये आ जाएंगे। आप लोग निश्चित रूप से सभी लोग डायरी और पेन लेके बैठे होंगे, तो कुछ चीजें नोट करते हैं, इतनी देर तक खुला हुआ है पूरा, तो ये आप लोग देखेंगे तो बहुत अच्छा, मतलब वो। अब गुरु शब्द भी है, तो गुरु ये भी उकारांत है, तो गुरु गुरुणो। अब देखो इकारांत और उकारांत में कोई अंतर नहीं है बहुवचन में, ठीक है ना। रहु रहुणो, गुरु गुरुणो, हरि हरिणो। अब देखिए, अब इसी को हम स्त्रीलिंग में देखते हैं। स्त्रीलिंग में भी अकारांत होता है, आकारांत, आकारांत होता है, इकारांत होता है और उकारांत होते हैं। तो अब उकारांत देखिए, आप लोग इसमें मैं शब्द बोल रहा हूं तो ये मत समझिएगा कि बहुत कठिन चीज है। यानी उ आए अंत में जिसकी, ई आए अंत में जिसकी, जैसे ब्राह्मी है तो ई आ गया, रेवती है तो ई आ गया, ये बड़ी ई आ गया। अच्छा, इसी तरह से धेनु है, धेनु मान होता गाय, धेनु है, और इसी प्रकार से धेनु, और रेणु है तो रेणु। इस तरह से ये ओकारांत हुए। तो देखो इसमें, इसमें बन गया, कैसे बन गया इसमें कि सीता। तो देखो ता का लोप हो जाता है प्राकृत में। मैं एक अभी आप लोगों को एक सूत्र लिखा दूंगा कभी इसमें बोल करके, तो आप लोग हमेशा याद करिए, ये सूत्र हर जगह काम आता है और इसके बिना प्राकृत आगे बढ़ती नहीं। जैसे कुछ कुछ व्यंजनों का लोप होता है अंत के व्यंजनों का, जैसे मैंने बताया था कि हम अलग अलग बताता मतलब, और अनेक लोग तो जानते भी होंगे इनमें, जैसे का, गा, चा, जा, ता, ता, पा, वा, पा। तो ये पैवाम प्रायो लोप, इनका प्राय करके लोप जाता है। तो देखो सीता शब्द है तो प्राकृत में बन गया इसको सीया। देखो यहाँ पर सीया, ता का लोप हुआ, अकारांत आया, वहां आ का बचा, ता का लोप होने से आ बचा, तो आ में फिर आ को अवर्ण यश श्रुति, एक सूत्र है, हमें वो भी लिखा दूंगे, लिखा दूंगा, तो सिया हो गया, ठीक है ना। ता या आ का या हो गया, और बहुवचन यही हो गया सी या ओ। हेलो, एक मिनट।
एक मिनट, गुरुजी का शायद नेटवर्क गया होगा। रश्मि जी, आप मुझे सुन पा रहे हो ना? रश्मि जी, हेलो। हाँ हाँ, हाँ मुझे नील जी, सुन पा आपकी रहे हो आवाज ना? आ रही है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। गुरुजी का शायद डिस्कनेक्ट हो गया है। ठीक है, हाँ, गुरुजी कनेक्ट हो गए। तो ये देखिए, इसका आपको बतलाएं हाँ हम गुरुजी। लोग। हाँ, ये कभी कभी अब तो आप लोग हाँ सब ताकत पढ़ रहे हैं, तो ये देखिएगा कि हम लोग पूरे दिन में या बातचीत में कितने प्राकृत के शब्द बोलते हैं, उनकी पहचान होना चाहिए। जैसे आप लोग कई लोग वो लगाते ना कि देखो सीता को सिया ही बोलते हैं प्राकृत में, जिस कहते हैं सियावर रामचंद्र की जय, इस तरह बोलते हैं ना कभी कभी। तो सिया, देखो अपन ने सिया बोला ना, तो यही हो ये प्राकृति है सिया। एक इसी इसी विषय में हम एक मनोरंजक, देखो प्राकृत की महत्ता बतला दें, प्राकृत भाषा की कितनी महत्ता है। एक प्रसंग सुनाते हैं आप इसी प्रसंग में, ये तो हम अभी पढ़ते ही रहेंगे, अब पढ़ते हैं। क्या हुआ, ये वाल्मीकि रामायण में ये आता है कि हनुमान जी जब लंका गए तो उनको रामचंद्र जी ने भेजा था कि जाओ हमारा संदेश लेके सीता के पास जाना। तो वो जो अशोक वाटिका में सीता जी बैठी थी और हनुमान जी पहुंच गए, वहां एक वृक्ष पर के पीछे खड़े हो गए और वो सीता को देख रहे हैं। अब उनको ये लगा, हनुमान जी को, कि अगर हम इनसे बात करेंगे, क्या उसमें उन संस्कृत में बोलेंगे या दूसरी भाषा में बोलेंगे, तो सीता ये समझेगी कि रावण कोई बंदर या कोई रूप, दूसरा रूप धारण करके आ गया है। तो हम ऐसी भाषा में बोलना चाहिए जिससे कि सीता को विश्वास हो जाए कि वाकई में ये राम के दूत हैं। तो उन्होंने वहां पर प्राकृत ही बोली थी, प्राकृत भाषा में उन्होंने जब शब्द बोले, तब सीता को विश्वास हो गया कि ओहो ये तो बाकी में राम के दूत आए हुए हैं। तो तब उन्होंने बातचीत शुरू की। नहीं तो हो सकता था कि वो जैसे रावण सीता के पास अनेक अनेक रूप बना करके जाते थे ना, तो उनको विश्वास नहीं होता था कभी भी कि मालूम किस रूप में ये रावण तो नहीं आ गया। तो जब हनुमान जी ने प्राकृत में, एक मैंने श्लोक अभी मैं कभी सुनाऊंगा, मैं इस तरह का श्लोक वाल्मीकि रामायण में आया कि जब 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 हनुमान ने प्राकृत भाषा में बोला, तब जाकर के सीता जी को विश्वास हुआ, हाँ ये राम के दूत है। ये प्रसंग की बात मैंने प्राकृत की महत्ता बता दी। उस समय प्राकृत कितनी बोली जाती थी, जन भाषा थी, सब लोग समझते थे और सब लोग समझते थे। कभी आप लोग कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम देख लें, उसमें शकुंतला प्राकृत में संभाषण कर रही, डायलॉग जिसके हैं, जितने स्त्री पात्र और दूसरे पात्र हैं, 2-3 पात्रों को छोड़ के राजा, मंत्री और जो विशेष व्यक्ति हैं वो भर संस्कृत में बोलते हैं, बाकी सब प्राकृत में बोल रहे हैं। और उस समय पे सभी लोग, चाहे राजा हो चाहे मंत्री हो, वो सब प्राकृत समझते थे, क्योंकि सीता या शकुंतला या दूसरे जो पात्र हैं वो तो प्राकृत में ही बोलते हैं, उनके संभाषण पूरे डाला प्राकृत में ही है। यानी अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास का नाटक है, उसमें 65 से 70% तो प्राकृत में डायलॉग है और बाकी के 35% संस्कृत में है। तो उसको संस्कृत नाटक कहा जाता है, बल्कि होना चाहिए उसको प्राकृत नाटक बोलना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने एक प्रसंग बात बताई। अब देखिए, ये स्त्रीलिंग की बात कर रहे थे, रेवती, तो देखो इसमें भी ता का लोप हो गया, केवल ई बचा, तो रेवई, और रेवई ओ लग जाता है इसमें बहुवचन में। इसी प्रकार से धेनु, धेनु शब्द है, धेनु उसको ना कर देते, धेनु, इसमें भी धेनु बोलते हैं, और धेनु इसमें दीर्घ उकार आ गया, धेनु एक वचन में।
और धेनु ओ, ओकारांत स्त्रीलिंग में ओ आ गया बहुवचन में। और इसी तरह से रेणु भी आ गया, रेणु और रेणु ओ, ये बहुवचन में हो गया। अब देखिए क्या है, हमें जब हम वाक्य बनाएंगे तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम वाक्य बना रहे हैं तो कौन से स्त्रीलिंग का शब्द आया है, कौन पुल्लिंग का आया है, कौन नपुंसकलिंग का आया है। तो हमें अगर शुद्ध वाक्य बनाना है तो इन लिंगों का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं कि सीता बोल रहे और आप उसमें पुल्लिंग का प्रयोग कर लें उसमें इस तरह से, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, क्रिया तो वही रहेगी, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग हो, क्रिया वही लगेगी। जैसे कह रहे मोहनो चलाई, मोहनो गच्छई, मोहन जाता है, और सीता गच्छई, देखो क्रिया वही रहेगी चाहे कोई भी लिंग हो। इसी तरह से नपुंसक लिंग में देख ले, इसमें अकारांत में पोतगम, देखो ज्ञान, जैसे एक वचन में पोतगम बन जाएगा। देखो आधा सा और ता, तो आप लोगों को पहले ही बताया, जो विशेषताएं बताई थी प्राकृत भाषा की, अपनी विशेषताएं, कि कभी भी अलग वर्ग के शब्द नहीं आते हैं। संस्कृत में चलता है, जैसे इसमें पुस्तक ता अलग है, ता अलग वर्ग का है, और सा अलग वर्ग का है, मगर इसमें एक वर्ग के ही व्यंजनों का द्वत्व होता है। दो डबल जो आएंगे वो द्वत्व एक ही वर्ग के व्यंजनों में आ जाएगा। दूसरे वर्ग के व्यंजनों का इसमें द्वत्व हो ही नहीं सकता, कभी एक साथ आ ही नहीं सकती, आना भी नहीं चाहिए। अगर आएंगे तो वो गलत प्राकृत कहलाएगी। जैसे पुस्तक वर्ग का है और सा दूसरा है, सा सा हा, ये है, तो दो अलग है। मगर इसमें जब देखते हैं, जब आधा ता का लोप करेंगे तो डबल ता आया गया, सा जब लोप करेंगे तो पोतगम का गा हो गया, पोतगम पोतगानी, ये बहुवचन बन गया। जैसे यानी कुछ लोग जो संस्कृत पढ़े हों उसमें भी जैसे ज्ञान शब्द के रूप बनते हैं, ज्ञान शब्द जो है नपुंसक लेंगे, तो ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानी, और इसमें पुतगानी आ गया, ठीक है ना, इस तरह के शब्द आ गए। इसी तरह से नगर शब्द जो है नगरम, नय रम, गा का हो गया तो नय रम बन गया, और नय रानी आ गया। इसी प्रकार से आप नपुंसकलिंग में भी है, फिर शब्द को लिए कहते हैं गेहम। अब देखिए, आप लोग जब स्वरों का परिवर्तन देख रहे थे तो देखा होगा कि ऋकार का इकार हो जाता है, जो अपन देखिए, बिल्कुल पुराना अभ्यास छोड़िए नहीं। देखिए आप लोग थोड़ा सा अपने यहाँ पढ़ने के बाद थोड़ी सी मेहनत करेंगे, पुराना रिवाइज करते जाएंगे, तो हम देख लीजिएगा इतनी अच्छी प्राकृत में चलेंगे नहीं, दौड़ेंगे। आप ही लोग इतनी जल्दी जल्दी बात बनाएंगे, बना करके बताएंगे कि मतलब आपको, हम लोगों को आश्चर्य होगा और हमें खुशी भी होगी कि आप लोग प्राकृत इतनी अच्छी सीख रहे हैं। तो देखिए विकार का एकार हो गया तो गेहम बन गया, ठीक है ना। इसी पर और गहानी, ये बहुवचन हो गया। इसी तरह से आम, तो अम्बम, ये आम शब्द का अम्बम बन जाएगा प्राकृत में, अंबानी बहुवचन में। इसी प्रकार से नदी, दा का लोप हो गया तो ई बचा, और ना को ना हो गया तो लई, ये बन गया। और इसी प्रकार से बहुवचन में नयाणी, और इसी प्रकार से वस्तु शब्द है, ये भी उकारांत है। तो देखिए अब बिल्कुल आप उसी नियम को देख लीजिए, आधा पुस्तक में भी आधा सा और ता आया था, यहाँ पे भी आधे सा में ता आया है। पर यहाँ पर क्या हुआ है, आधा सा और ता भर के उधर ऊपर पोतगम बन गया, तो हो गया था, मगर यहाँ पर जो है आधा ता और था हो जाएगा, बत्थू, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए एक ही वर्ग है, ता तवर्ग ही है, ता था दा था। तो ये एक वर्ग के होने से देखो आधा ता और था, यहाँ पे और कोई नहीं आया बल्कि था आ गया, बत्थू बन गया। और उसी प्रकार से बत्थूणी हो गया ये बहुवचन में। इस प्रकार से देखिए शब्दों के परिवर्तन को थोड़ा सा मेहनत करके समझेंगे
फिर आप लोग की इतनी शुद्ध अनुवाद बना पाएंगे कि अभी देखिए मैं खुद आपसे ही पूछ रहा हूँ, अभी थोड़ा आगे बढ़िए, अच्छा ये थोड़ा सा और देख लें तो हम लोग को ये भी ध्यान रखना है। देखिए आज आज एक इसी इसमें हम एक बहुत महत्वपूर्ण आज के कार्यक्रमों में, आज के इस सेशन में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि हम लोग सब प्राकृत से जुड़ रहे हैं और प्राकृत भाषा को एक जन भाषा बिल्कुल प्रचार में लाना है। हर घर में प्राकृत पहुंचे, सब बच्चे भी प्राकृत समझ सकें और हम अपने आगमों को भी पढ़ते रहें, अपने साहित्य को भी पढ़ें, क्योंकि बहुत बड़ा साहित्य है, इतना साहित्य है प्राकृत में कि जब आप लोग इसको देखेंगे तो लगेगा कि ये, फिर आप लोगों को चीजें उन आगमों को पढ़ने में, उन साहित्य को, प्राकृत साहित्य को पढ़ने में बड़ी रुचि आएगी। एक बहुत बड़ी कथा साहित्य है प्राकृत में, कुवलय माला कहा, बहुत बड़ा ग्रंथ है और आप लोग उसको बड़ी आसानी से पढ़ सकेंगे, ध्यान रखिएगा। तो अब इसमें हम ये इसी दृष्टि से यहाँ पर प्राकृत को और प्रचार प्रसार के लिए अनेक लोगों ने बहुत प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक प्राकृत भाषा में ही आप लोगों को अब मेल, आप लोगों के मेल के में सब लोगों को वो पत्रिका मिलेगी। एक पागद भाषा नाम की पत्रिका पहली विश्व में प्राकृत भाषा में पूरी पत्रिका निकलती है, यानी उसमें समाचार भी प्राकृत में रहते हैं, लेख भी प्राकृत में रहते हैं। तो उसके विषय में दो पत्रिकाओं का आज यहाँ पर विमोचन होगा। आप लोगों के, सब लोगों के समर्थन से, सब लोगों के विश्वास से और सब लोगों के उससे वो सब लोग उसका लाभ लेंगे। तो ये प्राकृत भाषा में पत्रिका है और अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्राकृत भाषा को प्रचारित करने के लिए प्राकृत टाइम्स ये अंग्रेजी में निकलता है। तो इन दोनों पत्रिकाओं के विषय में मैं संक्षेप में तो इनका परिचय देंगे। जो निकालते हैं, जो जिसके संपादक हैं, जो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, कई वर्ष बहुत समय से, लंबे समय से। तो आप लोगों की इतने अच्छे जुड़ने से दोनों पत्रिकाओं का यहाँ पर विमोचन होगा और आप लोगों को दिखाया भी जाएगा। तो नील भाई से हम अनुरोध करते हैं कि वो इन दोनों पत्रिकाओं को सामने लाएंगे। उन पत्रकार, उन जो उसके संपादक है, उनसे भी वार्ता करेंगे, वो उनसे भी विचार सुनेंगे कि वो उस पत्रिका को के विषय में क्या है, क्यों निकाल रहे हैं, क्या उनकी उद्देश्य है। तो नील भाई आप बात करिए। तो पहली कागज भाषा के विषय में आप थोड़ा सा बोल करके फिर उनसे, बिल्कुल गुरुजी, संपादक विद्वान से भी बात। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। सभी मित्र और विद्वानों को सादर जय जिनेन्द्र, नमो जिनानम। आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे इस सेशन के अंदर आज दो ऐसे डिजिटल न्यूज़लेटर कहो, मैगजीन कहो, न्यूज़पेपर कहो, लॉन्च होने वाले हैं जो कि काफी इंसाइटफुल है। सबसे पहले हमने सुना होगा कि हमें कोई भी लैंग्वेज अगर बहुत अच्छी से पढ़नी है, सीखनी है, तो हमें उस लैंग्वेज का न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। तो ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारे साथ आज प्रोफेसर अनिकांत जैन जुड़े हुए हैं, जो कि हमारे गुरुजी के ही बेटे हैं और बहुत बड़े विद्वान हैं। उन्होंने आज से 6 साल पहले एक पहल की और प्राकृत भाषा के अंदर पहला न्यूज़लेटर उन्होंने प्रकाशित किया। आज 6 साल हो गए हैं और इस साल का जो 12वां वॉल्यूम है, यानी कि हर 6 महीने पे उन्होंने एक मैगजीन बाहर निकाली है। आज हम लॉन्च करने वाले हैं। तो ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारे साथ प्रोफेसर अनिकांत जैन जुड़े हुए हैं, जो कि दिल्ली की लाल बहादुर शास्त्री यूनिवर्सिटी में जैनोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं। उनके प्राकृत भाषा के कार्य को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप देखिए कि ऐसे युवा विद्वान
जिन्होंने बहुत सारे लेख लिखे हुए हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर में जिनके लेख पब्लिश होते हैं, और इतने सारे पुरस्कारों से जो पुरस्कृत है, वो प्रोफेसर अनिकांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इन्होंने ही ये पागत भाषा के अंदर, यानी प्राकृत भाषा जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर पूरा न्यूज लेटर प्रकाशित किया है। तो हम आज उसका लॉन्चिंग करेंगे। हम स्वागत करते हैं प्रोफेसर अनिकांत जैन का। प्रोफेसर साहब, आप स्क्रीन पे। हेलो प्रोफेसर अनिकांत जैन, एक मिनट, आप सब मुझे सुन पा रहे हो ना? रश्मि जी, आप सुन पा रहे हो मुझे? हाँ, एक मिनट। या एक्चुअली बहुत सारी स्क्रीन है और सब स्क्रीन ऑफ है, तो मुझे नाम पढ़ना पड़ रहा है। एक ही मिनट। हाँ, प्रोफेसर साहब आप अनम्यूट कर सकते हो आपको। जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र प्रोफेसर साहब। सो हमें बेहद खुशी हो रही है कि आज हम हमारे प्राकृत पाठशाला के 6 सेशन के अंदर आपका 6 साल की जो मेहनत है उसका 12th मैगजीन लॉन्च करने जा रहे हैं। सो मैं आप सभी को उनका मैगजीन बताने चाहूंगा। मैं आप सबसे स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। और प्रोफेसर साहब, आप अनम्यूट मत करिए, आपको म्यूट मत करिएगा। आप म्यूट कर दोगे तो मुझे वापस आपको एक्सेस देना पड़ेगा, तो उसमें टाइम जाएगा। सो हाँ, आप अनम्यूट ही रहना। मैं 12th जो हमारा वॉल्यूम है उसको आप सबको दिखाता हूँ। आप देखिए, पागद भाषा करके लिखा है। हाँ प्रोफेसर साहब। जय जिनेंद्र। अडमो जिडाडम। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आप सब लोग बहुत ही उत्साह के साथ गुरुजी से प्राकृत भाषा, अपनी मातृभाषा को सीख रहे हैं, जो हमारी आगम की भाषा है। आज मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि इसका जो नया अंक अभी कुछ ही समय पहले तैयार हुआ है, उसका आप सबके सामने लोकार्पण भी हो रहा है। इसकी भी मुझे बहुत प्रसन्नता है। पागत भाषा की शुरुआत कैसे हुई और इसकी एक छोटी सी कहानी है, वो मैं बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी दिल्ली में एक प्राकृत अकादमी स्थापना की बात बहुत समय से चल रही थी। तो मुख्यमंत्री के यहाँ से एक पत्र आया कि आप लोग प्राकृत अकादमी तो स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आप लोग क्या करते हैं? आपके यहाँ कितने लोग प्राकृत बोलते हैं? आपके यहाँ कोई मैगजीन है जो प्राकृत में छपती है? आपके यहाँ कोई न्यूज़पेपर प्राकृत में छपता है? प्राकृत का व्यवहार कितना होता है आपके? तो इसका कोई आंसर हम लोगों के पास नहीं था। शीला दीक्षित जी ने यह पत्र भेजा था हम लोगों को जब वो मुख्यमंत्री थी। तो आचार्य विद्यानंद महाराज जी ने वो पत्र हमको दिखाया। तब उस समय मन में आया कि हम लोग प्राकृत भाषा के उत्थान के लिए और उसको पॉपुलराइज करने के लिए कोई काम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उनके आशीर्वाद से ही मैंने एक छोटी सी शुरुआत की कि हम एक समाचार पत्र मीडिया के माध्यम से प्राकृत को आगे लाने की कोशिश करेंगे। और ये पहला कदम था और बड़ा इसके सामने हमारे सामने बहुत कठिन टास्क थे कि कैसे इसमें लिखेंगे, कैसे इसके समाचार बनाए जाएंगे और कैसे इसको छापेंगे। काफी कुछ बातें थी, लेकिन फिर भी एक प्रयास, सभी विद्वानों के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से हमने एक प्रारंभ किया। और 2014 को महावीर जयंती के दिन इसका पहला इशू हमने बिना रजिस्ट्रेशन के ही पब्लिश किया और इसका विमोचन भी हुआ। तो आचार्य विद्यानंद महाराज जी और आचार्य वर्धमान सागर महाराज जी एक साथ कुंद कुंद भारती में उस समय संयोग से आए हुए थे और उनके कर कमलों से महावीर जयंती के दिन, चूंकि ये भाषा भी भगवान महावीर की भाषा है, तो उसी दिन इसकी पहले अंक का विमोचन, मैंने किसी तरह वो अंक तैयार किया और इसका विमोचन हुआ था। फिर बाद में एक टास्क और आया कि हम अगर इसको सिर्फ अपने घर पे ऐसे निकालते रहेंगे तो इसकी कोई कीमत नहीं रहेगी।
तो हमने कहा इसको हमको भारत सरकार का जो समाचार पत्र का पंजीयन कार्यालय है वहां पर इसको रजिस्टर्ड कराना चाहिए। तो हमने आरएनआई ऑफिस में इसके लिए रिक्वेस्ट की, एक फॉर्म भेजा, उसकी पूरी प्रॉपर हमने जो भी उसके नियम होते हैं उसके तहत हमने इसका रजिस्ट्रेशन कराया। तो वहां से हमारे पास एक कॉल आया कि आपके पेपर का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है। तो हमने पूछा क्यों? बोले आप यहाँ ऑफिस आइए, हम आपसे डिस्कशन करना चाहते हैं। उन्होंने पूछा ये कौन सी भाषा है, ये किस लैंग्वेज में आप निकाल रहे हैं। उनको उसका मीनिंग भी नहीं मालूम था पूरे, माने जो वहाँ के डायरेक्टर थे। तो मैंने कहा हम प्राकृत भाषा में निकाल रहे हैं। तो बोले ये कौन सी भाषा है? हमारे पास भाषाओं की लिस्ट है, क्योंकि हम लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही रजिस्ट्रेशन करते हैं। जैसे हिंदी का न्यूज़पेपर है तो हजारों की संख्या में उसके मिलते हैं, आपको नंबर मिलता है, एक सीरियल नंबर मिलता है। इंग्लिश में है तो सीरियल नंबर मिलता है। किसी भी लैंग्वेज में हो तो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही रजिस्ट्रेशन करते हैं। और वो ये कहने लगे कि हमारे पास तो इस लैंग्वेज का बॉक्स ही नहीं है, हम आपको किस लैंग्वेज के अंदर रजिस्टर्ड करें। तब हमने उनको उसकी कीमत समझाई, उनको कन्वेंस किया, बताया। फिर उन्होंने कहा आप 1 महीने बाद फिर से आना। तो हम फिर पहुंचे, हम उनके पीछे पड़े रहे। फिर उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया। उन्होंने कहा कि हमने एक नया सेक्शन बना दिया है, क्योंकि इस लैंग्वेज में आज तक कोई न्यूज़पेपर कभी छपा ही नहीं था इस लैंग्वेज के अंदर। तो हमने एक नया सेक्शन लगा दिया है। और उन्होंने मुझे इस बात के लिए भी बधाई दी कि जैसे आप लोग जनरल नॉलेज में पढ़ते होंगे कि हिंदी का सबसे पहला अखबार कौन सा था। अगर आप लोग जानते होंगे, उदय मार्तंड नाम से एक अखबार हिंदी का सबसे पहला अखबार माना जाता है, जीके का क्वेश्चन। तो उन्होंने हमसे कहा कि ये प्राकृत भाषा का सबसे पहला अखबार है और इसके लिए आपको बधाई है कि आपने इसकी शुरुआत की है। और उन्होंने उस समय जब हमको टाइटल कोड दिया तो उन्होंने DEL मीन्स दिल्ली, PRA मीन्स प्राकृत, और 0001 टाइटल कोड हमको मिला था। 1 नंबर का टाइटल कोड मिला था कि अब कोई भी न्यूज़पेपर इस लैंग्वेज में आएगा तो उसको 2nd नंबर मिलेगा, ये आपका पहला है। तो इस नाते हमको इस बात की खुशी हुई कि कम से कम एटलीस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर इस लैंग्वेज का किसी भी तरह रजिस्ट्रेशन तो हुआ, उसका एक बॉक्स तैयार हुआ। वो लोग जानने लगे कि इस लैंग्वेज में भी लोग न्यूज़ लिखते हैं, इस लैंग्वेज में भी व्यवहार होता है। फिर धीरे धीरे हमने इसको कंटिन्यू कर दिया और हमारे सामने आज ये अंक आया है आपके सामने। ये हमारा लगभग 6 साल हमारे पूरे हो गए। अब नेक्स्ट ईयर हम नए साल में हम 7वें वर्ष में प्रवेश कर जाएंगे और कंटिन्यू इसमें समाचार के माध्यम से भी हम बात कह रहे हैं। कोई रचनाएं अगर कोई नई लिखते हैं, प्राकृत में गाथाएं नई बनाते हैं तो उसको भी प्रकाशित करते हैं। तो इसके माध्यम से एक नए जो प्राकृत के रचनाकार हैं, जैसे आप लोग प्राकृत पढ़ रहे हैं तो कुछ समय बाद जब आप प्राकृत सीख जाएंगे तो आप लोग प्राकृत में कुछ रचने भी लगेंगे। तो जब उसकी कोई रचना, कोई गाथा आप लिखेंगे या कोई आर्टिकल लिखेंगे या छोटा सा कोई पैराग्राफ लिखेंगे किसी बारे में, तो उसको हम इस एक मंच मिल गया पागत भाषा के माध्यम से कि हम उसको उसमें स्थान देते हैं। और काफी हमसे लोग जुड़े हुए हैं जो हमारे लिए लिखते भी हैं और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ। और बहुत सारी बाधाएं लैंग्वेज को लेके इसलिए भी आती है कि अब मॉडर्न टाइम है और आज क्या होता है कि कुछ भाषा में भी थोड़ी ऐसी सरलता रखनी पड़ती है ताकि लोग सीधे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकें, समझ सकें। इस चीज की समस्या बहुत होती है। तो अभी कई जगह ये डिस्कशन शुरू हो गया है सेमिनार्स में भी इस लैंग्वेज को लेकर, खासकर पागत भाषा को लेकर के। और लोगों ने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि इस प्राकृत को हम कौन सा नाम दें जो आप प्राकृत इसमें यूज कर रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं, आपको अभी बाद में पता चलेगा, प्राकृत बहुत तरह की होती है। जैसे शौर सैनी, अर्धमागधी और पैशाची और महाराष्ट्री, ऐसे करके बहुत सारे भेद है प्राकृत। तो मैंने उनसे कहा कि हम इसको मीडिया प्राकृत का नाम देंगे, क्योंकि मीडिया में जिस तरह की प्राकृत यूज होगी, जैसे शिलालेखी प्राकृत एक अलग तरह की प्राकृत होती है, तो ये इसमें हम थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी रखेंगे। क्योंकि हमको कई बार इंग्लिश के शब्द, जैसे अब ऑनलाइन शब्द है तो उसमें ऑनलाइन हमको लिखना पड़ता है, क्योंकि ऑनलाइन को अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो लोग समझ नहीं पाएंगे। आजकल जैसे जूम चैनल लिखना है, आप इसको पढ़ेंगे तो हमने इसको जूम चैनल को ही प्राकृत में बदला है, उसको प्राकृत करके उसको लिखा है ताकि लोग उससे कांटेक्ट कर सकें। तो इस तरह से हमने थोड़ा सा लैंग्वेज को आज के अकॉर्डिंग यूज करने की भी कोशिश की है। ये एक प्रयोग है, तो ये इस प्रयोग पर काफी चर्चा भी चल रही है।
तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज आप लोग इसको देख रहे हैं। और इस न्यूज़लेटर को पब्लिश जो कर रही हैं मेरी वाइफ है डॉक्टर रुचि जैन, ये इसकी पब्लिशर हैं, ये भी आपको जय जिनेंद्र करेंगी। जय जिनेंद्र। और जिन फाउंडेशन के माध्यम से इस न्यूज़लेटर को पब्लिश कर रहे हैं, तो मुझे आप सबके शुभकामनाओं की आवश्यकता है ताकि ये कंटिन्यू ये न्यूज़लेटर चलता रहे। और हमारी तरफ से हम पूरा इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और ईमेल के माध्यम से भी इसकी हार्ड कॉपी पब्लिश करते हैं। सिर्फ ये ई जर्नल नहीं है, आजकल लॉकडाउन के कारण हमने इसको ई वर्जन भी निकाला, लेकिन इसका हमने जैसे बाहुबली विशेषांक प्रकाशित किया था, तो ये पूरा हमारा लगभग 36 पेजेस में था और इसको एक बुक फॉर्मेट में भी निकाला था। एक आपको इसका ओल्ड एडिशन भी दिखा देता हूँ, ये देखिए इसका ओल्ड एडिशन, ये ब्लैक एंड व्हाइट पब्लिश हुआ था, इसमें नरेंद्र मोदी जी की फोटो बनी और एक विमोचन का दृश्य भी है इसके अंदर। इसी तरह इसके एक 8 पेज का एक वॉल्यूम भी निकाला था हमने, ये बड़ा काफी पॉपुलर हुआ था क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा सेमिनार्स और उसकी कवरेज की गई थी। इसी तरह इसमें ये मैं उसके जो कुछ लेटर्स हैं उसको सिर्फ दिखा रहा हूं आपको ताकि आप, और ये भी जो जैन फाउंडेशन है इसकी वेबसाइट पर हमने सारे इसके पीडीएफ अपलोड करवा दिए हैं, तो आप लोग वहां से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। इसके कुछ ओल्ड इश्यूज में दिखा रहा हूं। आप लोगों के समक्ष इसका विमोचन हुआ और आप सभी नए विद्वान हैं प्राकृत भाषा के, इसके लिए मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप प्राकृत सीख रहे हैं। और इस न्यूज़लेटर को जब आप पढ़ेंगे, इसको हमने मल्टी लैंग्वेज नहीं बनाया है, हमने इसको सिर्फ प्राकृत में ही लिखते हैं। बहुत मांग आई बाद में, तो हमने जो काव्य है उसका हिंदी में अनुवाद देना प्रारंभ किया है, नहीं तो हम हिंदी भी नहीं लिखते थे इसमें, लेकिन न्यूज़ सारी प्राकृत में ही है। आप थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे तो आपको देखिए इस समझ में आने लगेगा और इसको आप एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच प्रोफेसर अनिकांत जैन। हमारे सबकी ओर से बहुत बहुत हमें आनंद है और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और डेफिनेटली प्राकृत लैंग्वेज सीखने के लिए हमें ये न्यूज़लेटर बहुत यूजफुल होगा, क्योंकि वी विल नीड सम इजी स्टफ टू रीड। तो जैसे जैसे हम गुरुजी के साथ आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली हम इसको भी गो थ्रू करना चालू कर देंगे। अब जैसे आपका जो ये अभी का जो वॉल्यूम प्रकाशित किया, तो मैं जस्ट ट्राई कर रहा था रीड करना। तो यहाँ जो पहला सेंटेंस ही था, पागद भाषाए विकासस्य संवर्धनस्य पागद मंडल संस्थानेहिम, तो थोड़ा थोड़ा समझ में आने भाषा के विकास के संबंध में पागद मंडल नाम का इतना कुछ समझ में आ रहा है। आई होप ऐसा ही हो, तो डेफिनेटली थोड़ा इजी हो सकता है गुरुजी जिस तरह हमें करा रहे हैं। नील भाई, इसके जस्ट ऊपर वाली न्यूज 2 लाइन की, इसको पढ़िए, एकदम समझ में आएगा। इसके जस्ट ऊपर वाली न्यूज है, एक मिनट जस्ट ऊपर ट्राई करते हैं, ये तो हमारी परीक्षा है। ये पढ़िए, ये जो आप बोल रहे हो वो? हाँ हाँ, कौन सा? यही वाला, हाँ ये, हाँ, पागद काव्य प्रवाह, हाँ काव्य प्रवाह है, हाँ, काव्य प्रवाहो, हेलो, हिंदी में प्राकृत काव्य वीर शासनस्य, हाँ, वीर शासनस्य जयंती सुहावसरम्मी। सो बेसिकली वीर शासन की जयंती सुहावसरम्मी, उसके सुख अवसर पे ऑनलाइन चेणम झूम चैलणेणम यानी जूम चैनल पे, यानी हाँ थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। मीन्स यस, डेफिनेटली थोड़ा यस। सो ऐसे ही शायद हमें एकदम फ्लुएंट रीड करने हम लग जाए, ऐसी हमें आशा है। और आप सब विद्वानों के, हमारे सब स्टूडेंट्स के ऊपर आशीर्वाद होंगे और स्पेशली गुरु जी के, तो डेफिनेटली हम इसमें आगे बढ़ेंगे ही। सो बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रोफेसर अनिकांत जैन हमारे सभी की ओर से। और अब हमारे साथ
डॉक्टर अरिहंत कुमार जैन भी जुड़े हुए हैं, जो कि हमारे गुरुजी के ही बेटे हैं और वो भी एक युवा विद्वान है। जैन विश्व भारती लाडनू में असिस्टेंट प्रोफेसर है और उन्होंने भी प्राकृत भाषा के अंदर और जैन दर्शन में बहुत काम किया है। और उन्होंने आज की जनरेशन को ध्यान में रखते हुए और इंटरनेशनली हम लोग कैसे रीच कर सके उसको ध्यान में रखते हुए प्राकृत टाइम्स नाम की मैगजीन डिजिटल न्यूज़लेटर लॉन्च किया है और आज उसके 4th वॉल्यूम का विमोचन है। हमें बेहद खुशी हो रही कि आज प्राकृत भाषा के संबंधी दो अलग अलग प्रकार की मैगजीन्स के यहाँ विमोचन हो रहे हैं, तो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा। और हम स्वागत करते हैं डॉक्टर अरिहंत कुमार जैन का। स्वागत है डॉक्टर अरिहंत कुमार जैन। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल भाई। नमो जयाणम। बहुत बहुत आदरणीय गुरु जी को मैं नमो जयाणम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और जैन फाउंडेशन के अध्यक्ष आदरणीय रमेश शाह जी और उससे जुड़े उनकी टीम, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और साथ में इतने आज इन कक्षाओं का बहुत सुंदर संचालन करने वाले नील भाई को भी मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा आप संचालन कर रहे हो। और जैसा कि आपको पता ही है, प्राकृत टाइम्स अब आपके सामने है। प्राकृत टाइम्स का आज विमोचन है उसके 4th वॉल्यूम का। और आप सभी जानते हैं कि विश्व के साहित्य और संस्कृति का अभिन्न संबंध भाषा से रहा है। और प्राकृत भाषा तो हमारी जन्म भाषा रही है। जैसा कि मैं भी एक क्लास कर रहा हूँ गुरु जी की, और मैं भी क्लास से जुड़ा रहता हूँ। और जैसा कि उन्होंने बताया कि जितनी भी भाषाएं आज हमें देखने में मिलती हैं वो कहीं ना कहीं प्राकृत भाषा से ही निकली हुई हैं। प्राकृत से अपभ्रंश हुआ, अपभ्रंश से फिर अन्य भाषा में वो गई। तो इसकी जननी, सभी भाषाओं की जननी प्राकृत लैंग्वेज। जो आप सभी जानते हैं, भगवान महावीर की वाणी भी प्राकृत जन भाषा थी। तो ये प्राकृत टाइम्स, ये आदरणीय गुरु जी और बड़े भाई साहब जिनको आप अभी सुन रहे थे, इनकी ही प्रेरणा से मैंने ये निकालने का प्रयास किया है। इसी साल स्टार्ट किया था और इस साल का ये 4था वॉल्यूम है। और अंग्रेजी में क्यों, ये भी कई लोग करते हैं क्वेश्चन कि अंग्रेजी प्राकृत टाइम्स अंग्रेजी में क्यों? क्योंकि पागत भाषा ऑलरेडी भाई साहब, बड़े भाई साहब निकाल रहे हैं और उससे तो आप प्राकृत सीख सकते हैं, जो सीख रहे हैं उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। साथ ही ये अंग्रेजी में इसलिए क्योंकि हमें इसको वर्ल्ड वाइड पहुंचाना है। जैसे उस वक्त जन भाषा के रूप में प्राकृत भाषा फेमस थी, प्राकृत भाषा प्रचलित थी, तो भगवान महावीर ने प्राकृत भाषा को ही अपने उपदेशों का मुख्य बनाया। इसी तरह आज की डेट में, अगर आज की जनरेशन के अकॉर्डिंगली देखा जाए, तो अगर यूनिवर्सल लैंग्वेज के रूप में हम देखते हैं तो वो इंग्लिश को ही देखते हैं। तो अगर हम लोग इंग्लिश के माध्यम से अगर प्राकृत भाषा को लोगों तक पहुंचाए ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो कहीं ना कहीं वो हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, वो जान सकते हैं कि प्राकृत लैंग्वेज कोई एक लैंग्वेज है। पहले तो मैं देखता था कि प्राकृत लोग ही नहीं बोल पाते थे, प्राकृतिक प्राकृतिक बोलते थे। बट जब से ये आया है, ये तो लोगों लैंग्वेज कुछ होता है, इसको जाना है इसके। और मुझे ऑल ओवर द वर्ल्ड से बहुत, इसमें आप देखेंगे बहुत लोगों के मुझे फीडबैक्स मिले हैं बहुत सारे स्कॉलर्स के, बहुत सारे वाइस चांसलर्स के, चाहे वह अब्रॉड में हो चाहे इंडियंस हो, सभी के मिले हैं। तो ये एक प्रयास है मेरा छोटा, और इसमें हमने कुछ कुछ जो कॉलम्स बनाए हैं, इसमें एक कॉलम ये बनाया है कि हमारे जो प्राचीन आचार्य रहे हैं, उनका जो उन्होंने जो योगदान दिया है, जो उन्होंने काम किया है, आज हम उनको भूल गए हैं। हमें दुनिया भर के लोगों के नाम याद रहते हैं, एक्ट्रेस के नाम याद रहते हैं, नेताओं के नाम याद रहते हैं, लेकिन जो ज्ञान निधि हमें आचार्यों ने दी है उनके बारे में हम सब भूल चुके हैं। तो उनको एक तरीके से लाइमलाइट में लाने के लिए हमें उनका महत्व समझ में आना चाहिए। तो हर एक अंक में हम एक आचार्य, जो प्राकृत के आचार्य रहे हैं, उनका इंट्रोडक्शन देते हैं जितना भी हमें प्राप्त होता है। और साथ ही एक लेजेंडरी स्कॉलर्स ऑफ प्राकृत, जिन विद्वानों ने प्राकृत के क्षेत्र में अपना पूरा जीवन लगा दिया पूरी तरीके से, उनको भी आज हम कहीं ना कहीं भूल गए हैं। तो उनका भी एक इंट्रोडक्शन रहता है इसमें। हर अंक में एक लेजेंडरी स्कॉलर का हम इसमें देते हैं। जैसे आचार्य यतिर्विशव का आपने देखा, जिन्होंने तिलोय प्रणति नामक ग्रंथ लिखा है, तो उसके विषय में। और एक बुक इंट्रोडक्शन भी रहता है जो आपको सामने दिख रहा है, ये आचार्य यतिर्विशव है। हमने इसके पहले अंक में आचार्य कुंदकुंद का, आचार्य गुणधर का, आचार्य
सन्मति प्रकरण जिन्होंने लिखा है, आचार्य सिद्ध सेन, उनका परिचय दिया है। साथ ही हम एक बुक इंट्रोडक्शन का भी कॉलम रखते हैं कि जो भी प्राकृत ग्रामर या प्राकृत से रिलेटेड जो भी बुक्स होती हैं उनको यहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे जो प्राकृत पढ़ना चाहते हैं वो इन बुक्स के बारे में जान सकें और उनको उनसे लाभ प्राप्त कर सके। तो इस तरह के कुछ कॉलम बनाए और कुछ हम इसमें एक सेगमेंट रखते हैं गाथा का, जो हम पुराने अपने प्राचीन ग्रंथ आगमों की गाथा को लेकर उसको उसका कमेंट्री लिखते हैं, उसके अर्थ लिखते हैं, जिससे लोग उससे कनेक्ट हो सके। और साथ ही जो प्राकृत से रिलेटेड जो इवेंट्स होते हैं, जो सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, तो उसको भी हम इसमें सम्मिलित करते हैं। तो बस एक छोटा सा प्रयास है प्राकृत टाइम्स इंटरनेशनल न्यूज़लेटर के माध्यम से कि इसको ऑल ओवर द वर्ल्ड पहुंचाया जाए। आप इसको जब पढ़ेंगे तो इसमें कई लोगों की प्रतिक्रियाएं आपको मिलेंगी, फीडबैक मिलेंगे, और बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स के फीडबैक्स आए हैं। ये सिद्धांत शास्त्री फूलचंद शास्त्री जी हैं, बहुत बड़े आचार्य रहे हैं, बहुत बड़े गुरु हैं ये, और अलग अलग जो प्राकृत से रिलेटेड न्यूज़ेस हैं उसमें वो आई हैं। तो this is then just a small effort to connect you with Prakrit language, to introduce you to rich tradition of this ancient language, and to awaken you to attract the attention of the government of India. So to take a step towards enrichment of this ancient Indian language, so they will preserve and promote it at the government level, and so that this Prakrit language this Prakrit language can regain its rich form. So that's just Prakrit Times motive is just that, like that. And नमस्ते, नमो जिराणाम to all of you. बहुत अच्छा लगा, आप सब लोग सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ, और आप सबके सामने इसका आज इनॉग्रेशन हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद जैन फाउंडेशन का भी। हमें भी बेहद खुशी है डॉक्टर अरिहंत कुमार जैन कि आपने छोटा नहीं बहुत बड़ा काम किया है, किसी ने सोचा भी नहीं है वो काम कर रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल तक हम इसको कैसे पहुंचा सके। और बिल्कुल आपने विषय भी इतने सुंदर लिए हैं कि जिससे हमें प्राकृत लैंग्वेज के बारे में भी जानने मिले, और उस लैंग्वेज के लिए किसने क्या क्या काम किया है उसके बारे में भी हमें, हमारा जो एक वैभवशाली इतिहास है उसके बारे में भी हमें जानकारी मिले। तो हमें बेहद खुशी है, और हमारी सबकी ओर से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और हम कोशिश करेंगे कि हम भी हमारे साइड से इस मैगजीन को जितनी ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके उतना पहुंचाने। आप सबको दोनों मैगजीन फाउंडेशन की वेबसाइट के ऊपर प्राप्त हो सकती है, और साथ ही साथ आप अगर जैन फाउंडेशन एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो एप्लीकेशन के माध्यम से भी आपको वेबसाइट मैगजीन्स प्राप्त हो सकती है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस डॉक्टर अरिहंत कुमार जैन एंड डॉक्टर अनेकांत जैन। बहुत ही अच्छा लगा इस दोनों मैगजीन्स के बारे में आज जान के। थैंक यू सो मच। हाँ, सो अभी हमारा जो आज का ये सेशन प्राकृत भाषा का हुआ, हमको गुरुजी ने जो जो आज नई बातें सिखाई, तो उसके अंदर किसी को भी कोई प्रश्न है तो आपका हाथ रेज कर सकते हो, हम गुरुजी को प्रश्न पूछेंगे। अभी हमारे पास 10 मिनट का टाइम है जहां हम गुरुजी से प्रश्न पूछ सकते हैं, और अगर उसके अलावा आपको कोई प्रश्न है तो आप ग्रुप के ऊपर पोस्ट कर सकते हो। मैं अलाउ कर रहा हूं, जिसका हैंड रेज हुआ है वो प्रश्न पूछ सकते हैं। भावेश शाह, आप प्रश्न पूछ सकते हो। भावेश भाई। नमो जी नाना। गुरुजी, मुझे ये विभक्ति का प्रॉपर समझना था कि वो विभक्ति होता क्या है। हेलो गुरु। हाँ हाँ, गुरुजी अनम्यूट कर रहे हैं। ओके। हाँ, सुनाई पड़ रहा है ना? हाँ, हाँ, मेरी आवाज आ रही? हाँ, देखिए हम लोग जो जीवन व्यवहार में कितनी तरह की बातें करते हैं, कितने तरह की बात बोलते हैं। तो अब वाक्यों में हम लोग विभिन्न तरह की है। इसी से जैसे मान लीजिए कि जैसे सुरेश से हमने कहा, सुरेश को हमने कहा, सुरेश खाता है, सुरेश चलता है, सुरेश सोता है, सुरेश सोएगा, या इस तरह से।
तो क्या होता है कि हमें विभक्तियों के माध्यम से इन वाक्यों को प्रयोग करने के लिए, उनको शुद्ध भाषा का प्रयोग करने के लिए, शुद्ध वाक्य बनाने के लिए इन विभक्तियों का ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए हमने, जैसे अभी नील साहब जी ने भी कहा था कि अभी जैसे हमने कहा कि मोहन ने या मोहन जाता है, तो इसमें प्रथमा विभक्ति आ गई, मोहनो गच्छई, इस तरह से। तो और तुम जाते हो, तो अब या तो उसके लिए तुमम या तुम गच्छसी। तो इस तरह से क्या होता है, इन विभक्तियों के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के वाक्यों को किस तरह का वाक्य प्रयोग कर रहे हैं, किसको क्या संबंधित बात कर रहे हैं, उनके विभक्तियों शब्दों का प्रयोग करते हैं, तभी वाक्य शुद्ध बनते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि ये राम की पुस्तक है, तो इसमें देखिए ये अलग हो गया, उधर मोहन है और राम की पुस्तक है, तो रामस्य षष्ठी विभक्ति करेंगे यहाँ पे। तो अब इन्हीं विभक्तियों के प्रयोग के माध्यम से ही हम शुद्ध वाक्य बनाना सीखते हैं, इसलिए ये है। तो ये जैसे कहा कि ये राम की पुस्तक है, तो अस्य रामस्य पुत्रम अथि, इस तरह से बात बोलेंगे। तो क्या होता है कि जब हम इनका बिना विभक्तियों तो शुद्ध भाषा ही हो पाएगी। तो ये विभक्तियों का उपयोग है, और इसलिए विभिन्न प्रकार की जब भाषा बोलते हैं, किसी के संबंध दूसरे हैं। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि ये राम में, जब मैं आया तो वहां पे सप्तमी विभक्ति आ जाएगी, रामम्मी, ठीक है ना। और जैसे कोई भी चीज थी उसको इन्हीं के मिला करके वाक्य बनते हैं। और लोग धीरे-धीरे हमें अभी ये सब बताया आपको। स्त्रीलिंग में भी नेटवर्क बहुत इश्यू है। हाँ प्रयोग होते हैं। हाँ तो शायद नेटवर्क, हाँ हाँ गुरुजी थोड़ा आवाज आ रही? नेटवर्क इशू है आज। हाँ अभी आ रही है। अच्छा, तो हमें इन विभक्तियों के माध्यम से ही हम आगे बढ़ते हैं। भाषा रचना, वाक्य रचना, या अपन लोग जो संवाद बोलते हैं उनको कहते हैं, तभी वो चीजें सही होती है। तो वाक्य रचना के लिए इन विभक्तियों का जानना बहुत जरूरी रहता है, और थोड़ा सा प्रयास करेंगे आप, कोई ज्यादा कुछ नहीं। देखिए संस्कृत की विभक्तियां, संस्कृत रूप याद करना कठिन है, क्योंकि उनमें 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसमें तो केवल 2 ही वचन है। और आप देखते होंगे पंचमी के जो प्रयोग हो रहा है वो दूसरे में भी प्रयोग हो रहा है। चतुर्थी विभक्ति है, चतुर्थी का प्रयोग षष्ठी में कर लेते हैं। इस तरह से बहुत सरलता है, केवल थोड़े से आप लोग धैर्य पूर्वक समझेंगे तो निश्चित रूप से हम वाक्य बनाना सीखेंगे। और आप खुद देखिएगा, अभी मतलब केवल और 2-4 क्लास और हो जाने में मैं खुद आपसे पूछूंगा, हिंदी बोलूंगा और आप लोग प्राकृत बोलने लगेंगे, और धीरे धीरे इस तरह से बहुत प्रचलन में आ जाए। ठीक है ना? और कोई बात हो तो बताइए। ये आपने लास्ट लेक्चर में जो अकारांत का जो सेशन लिया था उसमें थोड़ा सा रिपीट करना आपकी विनती करूंगा कि जो लास्ट नेक्स्ट जब हम करें तो थोड़ा सा उसको रिपीट करें, क्योंकि ये बहुत ही बम्पर गया था। तो अगर आप सबको थोड़ा सा रिपीट कर दीजिएगा नेक्स्ट सैटरडे को। ये पहले, हाँ पहले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पुल्लिंग में अकारांत का थोड़ा बहुत स्लाइड रिपीट कर दें आप, ठीक नील भाई। हाँ तो सबको और भी और स्पष्ट हो जाएगा, वो दोहरा भी देंगे। जैसे मान लीजिए पुल्लिंग में था, हमने मोहन शब्द है, कोई भी चीज है, मोहन है। तो मोहन में अब देखिए, एक भाषा से दूसरी भाषा में आप कोई भी चीज सीखेंगे, एक भाषा मुख्य रहती है जिसके माध्यम से हम दूसरी भाषा को सीखते हैं। चाहे अंग्रेजी हो, जब अपन अंग्रेजी भी सीखते थे तो उसमें कहते थे ठीक है
कमल के लिए क्या कहते हैं, तो कहे रोज। पानी के लिए क्या कहेंगे, तो वाटर। तो इस तरह से जो थी, तो अब इसमें तो जहां के तहां शब्द आ रहे हैं, इसमें तो बदलना भी नहीं है, केवल कुछ नियमों को ध्यान में रखना है। तो मोहन, तो मोहन शब्द है, तो मोहन को मोहनो बन जाएगा, क्योंकि एक वचन है इसमें और प्रथमा विभक्ति है, तो मोहनो। अब इसी में कहें, जैसे एक बात बना के आपको बता रहे हैं, जैसे मोहन पढ़ता है, ठीक है ना, तो मोहनो पढ़ई, ठीक है ना, ये आ जाएगा। राम पुस्तक लिखता है, तो रामो पोथ्यम लेहाई, आको हा हो जाएगा, लेहाई लिखता है। इसी प्रकार से जैसे राम का घर में किनारे है, देखो अब इसमें अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग करेंगे। तो हम विभक्ति का यही उपयोग है कि जैसे हमने कहा राम का घर, तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें अलग आ गया, कुछ से नहीं है, में नहीं है, तो अब क्या करेंगे कि षष्ठी विभक्ति लगेगी, क्योंकि का के की ये षष्ठी विभक्ति के चिन्ह है। तो रामस्य गेहम, हर जो है ये नपुंसक हो जाएगा, गेहम गेहे गेहानी। तो रामस्य गेहम नई तटे, तटे नदी का दा का लोप हो जाएगा, नई तटे, तट है ना, तो नदी की किनारे को तट कहते हैं। तो नई तटे अक्की, इस तरह से बात करेंगे, राम का घर नदी किनारे है, रामस्य गेहम नई तड़े अक्की। अब इसी तरह से वो छोटे छोटे बातें बनाएंगे, आप लोग बनाने लगेंगे, हम आपकी बात पूछेंगे भी आप लोगों से। जैसे हम कह दें कि कोई बालक खाता है, तो बहुत सरल है, बालो खा लई, खा आई। और मनुष्य बोलते हैं मानुषा, देखो अभी बहुवचन का प्रयोग किया, मानुषा। देखो अभी कहा ना मोहन मोहना, मोहलो मोहना, तो इसी तरह से मनुष्य बोलते हैं, ये बहुवचन हो गया। तो मानुषा बोलंती, प्रिया में भी बोलती, इस तरह से बहुवचन प्रयोग हो जाएंगे। जैसे अब एक और देखिए, राम पिता को प्रतिदिन प्रणाम करता है, इसमें देखो विभिन्न प्रकार की चीजें आ गई। पुत्र पिता को, ये समझ लें, पुत्र पिता को प्रतिदिन प्रणाम करता है, इसको कैसे कहेंगे, पुत्र, पुत्र ये एक वचन में ले लेंगे। तो पुत्तो, प्रतिदिन हम आकलोप कर देंगे, हमने भी सूत्र बोला था ना, वो एक दिन हम लिख के बताएंगे, तो आप लोगों को और भी याद हो जाएगा, डबलता आ जाएगा, पुत्र त्रा को डबलता आ जाता। तो पई दिनम, प्रतिदिन, दा का लोप हो जाएगा, तो पई ना का ना हो जाएगा, पई दिनम। पिता को, देखो इसमें द्वितीय विभक्ति आ जाएगी, क्योंकि पिता को है ना, तो इसमें द्वितीय विभक्ति आ जाएगी, कर्ता कर्म, कर्म जो है ये आ जाएगा। तो पीरम, पिता को द्वितीय विभक्ति, को शब्द जो है, वो जो चिन्ह है वो द्वितीय विभक्ति का है। इन चिन्हों क्या, जैसे मान लीजिए हम तीर्थंकर हैं, तीर्थंकर की मूर्तियां तो सब एक सी होती हैं, मगर हम ये भगवान महावीर की है, ये पार्श्वनाथ की है, शांतिनाथ भगवान की है, ये ऋषभनाथ भगवान की, कैसे पहचान, उनके चिन्हों से। बैल होगा तो कहें भगवान ऋषभनाथ हैं, ठीक है ना, हाथी होगा तो अजितनाथ हैं, इसी प्रकार से सर्प की चिन्ह होगा तो पार्श्वनाथ हैं, और शेर होगा तो महावीर। जैसे कुछ विभक्तियों के चिन्ह हैं, इनको ध्यान में रखना होगा, तो आप लोग इतनी जल्दी अनुवाद सीखेंगे कि आपको खुद आश्चर्य होगा कि देखो हम लोगों ने केवल 4-5 कक्षाएं पढ़ी और इतनी अच्छी अनुवाद बोलने लगे छोटे छोटे प्रयासों से। तो जैसे हमने कहा था, पुत्र प्रतिदिन पिता को प्रणाम करता है, तो पुत्तो पई दिनम पीरम, अब प्रणाम करता है, तो एक अब करता है कुछ सब नहीं, प्रणाम ये नहीं होगा कि प्रणाम प्रणामम करई, ऐसा नहीं, बल्कि ये प्रणमयी, एक पूरी क्रिया आ गई, प्रणाम करता है तो प्रणमयी, प्रणमति आता ना, प्रणमति प्रणाम करता है। तो पुत्तो पैदिणम पीरम प्रणमयी,
ये हो जाएगा। अब एक और देख लें, जैसे एक मैंने पिछली कक्षा में बताया भी था कि जैसे राम जो है, तो इसमें राम के पिता पटना जाते हैं, तो ये होगा राम का। ये यहाँ पे षष्ठी विभक्ति को लगाना पड़ेगा, क्योंकि आ है, आ के की, ये षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है। तो रामस्य पिया, पिता के लिए पिया, या पियर, पियर भी कह सकते हैं। रामस्य पियर, पियरो, पीरो। ये पटना के लिए पटना भी बोल सकते हैं वहां पर, मगर उसको संस्कृत की पाटलिपुत्र उसको कहते हैं। तो प्राकृत में कहेंगे पाटलिपुत्रम जाता है, गच्छई, बस इस तरह से। तो रामस्य पिया पाटलिपुत्रम गच्छई, इस तरह से वाक्य बना लेंगे और विभक्ति का प्रयोग करते रहेंगे। तो अब ये बहुत सरलता है, कोई कठिन नहीं, केवल थोड़ा सा ध्यान रखें। जैसे यहाँ आप लोग ध्यान से सुनते हैं, उसी तरह से आप स्वयं 1-2 घंटा प्रतिदिन, कम से कम 1 घंटा इस प्राकृत का अभ्यास करने के लिए दीजिए। और फिर जो चीज समझ में ना आए तो आप यहाँ प्रश्न हमसे करेंगे कि ये चीज हम पढ़ रहे थे, अपने अभ्यास कर रहे थे, ये चीज हमें समझ में नहीं आई, तो हमें बहुत खुशी होगी कि आप लोग प्रयास कर रहे हैं। देखिए, हम बच्चों को कुछ चीज पढ़ाते हैं तो घर में होमवर्क भी देते हैं, अपने घर में हम लोग बैठ करके उनको इंग्लिश सिखाना है तो इंग्लिश सिखाते हैं, दूसरी भाषाएं हैं तो वो बनना करके कोई अभ्यास करो, अभ्यास करेंगे तो निश्चित आएगा। और यह केवल हम इसी 1 घंटे में पढ़ लेंगे तो आप उतनी चीज नहीं ले पाएंगे जितनी घर में भी अभ्यास करने से सीख पाएंगे। तो आप लोग सीखिए और समझिए, और जो चीज ना बने, आप लोग जैसे घर में अभ्यास कर रहे हैं, कुछ थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ प्रश्न करें तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आप लोगों के अंदर जिज्ञासा है। मैं एक बात और बता दूं, जैसे कई सब मेरी समझ में सभी को, जैसे धम्मो मंगल मुक्तम अपन लोग रोज मंगलाचरण करते हैं, इसी तरह बदल बदल के हम और भी मंगलाचरण आपको सिखाएंगे प्राकृत के, तो वो भी आप याद करना है। मगर इसको जिसने याद नहीं किया है या याद नहीं कर पाए हैं, वो अगली बार उनसे सुनेंगे, उन्हीं से हाथ उठवाएंगे कि किसको याद नहीं है, किसने याद नहीं किया, तो उसको हम मतलब बुलाएंगे। हमने आपको एक प्रयोग बताएं। हमारी धर्मपत्नी डॉक्टर मुन्नी पुष्पा जैन, हमारी बहू और जी बच्चे वगैरह जो अनेकांत जी हैं, अरहंत जी, ये लोग जो कई मंगलाचरण और कई चीजें जो हैं, डॉक्टर इंदु जैन जो हमारी बेटी है, जिसने अभी जब संसद भवन का वो भूमि पूजन हुआ था, नरेंद्र मोदी जी ने किया था, तो उसमें जैन प्रार्थना डॉक्टर इंदु जैन ने की थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी प्राकृत पाठशाला की शुरुआत भी उन्हीं के मंगलाचरण से हुई, क्योंकि वो इस समय पे बनारस में ही घर पे ही आई हुई है, इसलिए उन्होंने ही मंगलाचरण किया था अपने इस प्राकृत पाठशाला का। तो क्या है, हम लोग मालूम इन लोगों को कैसे सिखाते थे, हम क्या करते थे, जो शादी विवाह की पत्रिकाएं आती है ना, पत्र आते हैं, उनके पीछे पूरी बढ़िया प्लेन रहता है, कोई रंगीन प्लेन रहता है, तो उसमें हम लोग गाथाएं लिख देते हैं, गाथाएं लिख के दीवार पर चिपका देते हैं कि आते जाते इनको पढ़ते रहना और देखते रहे, हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग भी इसी तरह से प्रयोग, और मैं थोड़ी है, हमारी धर्मपत्नी बहुत ज्यादा, बहुत श्लोक, जैसे परिभाषाएं हैं, सम्यक दर्शन की क्या परिभाषा है, या धर्म की क्या परिभाषा है, या कोई भी श्लोकों में रत्नखंड सावकाचार में लिखा हुआ है, तो उसको क्या करती है, अपने रसोई घर में सामने वो देती है, उसमें श्लोक लिख करके तो अपना बनाती जाती, उन गाथाओं को याद भी करती जाती। तो एक बताया, आप लोग भी अगर इस तरह से प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग प्राकृत और अपनी कई आगे वाक्य और सूत्र याद करके लाभ ले सकते हैं। और बच्चों को विशेष करके आप लोगों से विशेष अनुरोध है, जैसे अतिवीर जी है ना, देखो उनका बच्चा बालक जो है कितने अच्छे से वो अपने को उस बार उसने मंगलाचरण सुनाया, कुछ वाक्य भी सुनाए और कई अनेक लोगों ने भी सुनाए। तो आप इसमें अभ्यास करिए घर में, तो निश्चित रूप से हम प्राकृत को बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे। और अपने बच्चों को जरूर साथ में बैठाइए,
और वो क्योंकि आपसे ज्यादा वो सीख जाएंगे जल्दी से, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने अपनी बात कह दी। अब नील भाई कुछ बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल समाप्त गुरुजी। आज समय हो रहा है। आई गेस रश्मि जी नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम आपको भी आ रहा था, क्या आपको क्लियर था? थोड़ा सा आ रहा था नेटवर्क का तो प्रॉब्लम। आज थोड़ा नेटवर्क इश्यू था एक्चुअली। गुरुजी के यहाँ का वाईफाई का वायर कनेक्शन थोड़ा कट हो गया है, सो वो सेट हो जाएगा। तो उन्होंने हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया था, तो थोड़ा नेटवर्क इश्यू आज क्लास में था। पर बेफिक्र रहिए, हमने जो आज किया है वो अगले क्लास में भी हम बहुत अच्छी से वापस उसको करेंगे, जिससे हमारा कोई भी चीज मिस ना हो, ठीक है। गुरुजी ने पिछले क्लास में एक चीज कही थी विभक्ति के लिए। उन्होंने देव नाम के अलग अलग रूप दिए थे, यानी हमको बताया था कि पहली विभक्ति में देव का क्या हो जाएगा, दूसरी विभक्ति में क्या होगा। तो हमें क्या करना है, गुरुजी ने बताया था कि हमें देव नाम से सेंटेंस फ्रेम करते जाना है। देव ने खाना खाया, तो पहली विभक्ति का हो गया। दूसरा है देव को गाना गाना पसंद है, तो को आ गया, दूसरी विभक्ति हो गया। देव के द्वारा पढ़ाई की गई, तो तीसरी विभक्ति हो गई। ऐसे हम देव के सेंटेंस बना दें और जिस जिस विभक्ति का प्रयोग हुआ है उस फॉर्म से उसको वहां ट्रांसलेट कर दें। तो ऐसा ये फर्स्ट स्टेप होगा, उससे हमें आसानी होगी लर्न करने में। सो सब लोग कोशिश करिएगा इस तरह, क्योंकि हमारे लिए नई भाषा है और मेहनत तो लगेगी ही। हम इंग्लिश भी पढ़ते हैं तो मेहनत लगी थी, गुजराती भी सीखी तो मेहनत लगी, हिंदी सीखी तो भी मेहनत लगी, तो प्राकृत में भी लगेगी। हम गुरुजी को कहते रहेंगे, गुरुजी हमें सिंप्लीफाई करके समझा रहे हैं, पर अगर आपको कहीं टफ जा रहा है तो आप कहिए गुरुजी और सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि उनका तो यही मींस एम रहता है कि हमारे हर स्टूडेंट्स इसको अच्छी से समझे। तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए और हम साथ में मिलकर इसको लर्न करेंगे। कभी कभी ऐसा भी होगा कोई क्लास हमारे लिए टफ भी जाए, कोई बहुत आसान भी जाए, तो बिल्कुल उससे आकुल व्याकुल मत होना, ठीक है। जस्ट थोड़ा घर पे एफर्ट्स डालना, पीडीएफ को खोलना और थोड़ा कनेक्ट करने की ट्राई करना, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देते हैं और कहना चाहूंगा कि नया साल एक बात, हाँ एक बात पर कह दें। देखिए आज ये सत्र जो है अपना, ये जो सेशन है, ये क्लास है, बहुत महत्वपूर्ण हुई, क्योंकि इसमें 2 पत्रिकाओं का विमोचन हुआ। आप लोग सब लोग इसके साक्षी बने और निश्चित रूप से आप कागज भाषा को पढ़िएगा कि किस तरह से न्यूट को पढ़िएगा आप लोग, और आप लोग स्वयं बड़ी सरलता से समझ जाएंगे। तो मुझे बहुत खुशी है। और अंग्रेजी की जो पत्रिका है ये खुद पढ़िए, दूसरों को भी पढ़ाइए, अपने ग्रुप में भेजिए, उनको करिए, ताकि अपन दूसरे लोगों को पता चले इसका वैभव और इसके प्रचार में उनकी रुचि बढ़े, क्योंकि ये हम ही लोगों को करना पड़ेगा मेहनत। तो इन दोनों पत्रिकाओं को आप लोग पढ़िए और दूसरों को भी अपने ग्रुप में भेजिए, दूसरों को पढ़ाइए कि देखो इस तरह की पत्रिका निकल रही है। और ये लोग मेहनत कर रहे हैं, दोनों डॉक्टर अनिकांत जी और डॉक्टर अरविंद जी, ये दोनों लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं। और इसको क्योंकि देखिए ये बिना उसकी टीम वर्क है बहुत बड़ा पत्रिका निकालना, मगर स्वयं अकेले ही उसको निकाल करके अपने सब जगह इनके मन में है एक जज्बा है कि चलो हम कुछ अपनी 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 संस्कृति के लिए, भाषा के लिए करें, अपने साहित्य के लिए काम करें, तो अपनी परंपरा के लिए, अपनी श्रमण परंपरा के लिए काम करें। इस दृष्टि से लोग लगे हुए हैं। तो आप लोग इन लोग मैं इन दोनों को चूंकि मेरे बालक ही हैं, तो मैं इन लोगों के लिए बहुत आशीर्वाद देता हूँ, शुभ आशीर्वाद। ये लोग बहुत आगे बढ़ते रहे हैं और इसी तरह स्पिरिट मतलब अपनी पूरी जो क्षमता से इनमें लगे हुए काम करते रहें, ताकि ये आप लोग देखिएगा इन पत्रिकाओं को पढ़ के और अपनी प्रतिक्रिया, इसमें सब एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है, तो आपको पढ़ करके कैसा लगा ये जरूर बता दीजिएगा, उनको भेज दीजिएगा मेल से या जैसे व्हाट्सएप पे जैसे भी है उनको भेजिएगा। उनको भी देखिए प्रोत्साहन होता है, जैसे कोई दान दे रहा है, अगर हम उतना दान लाख करोड़ों का नहीं दे पाते मगर अपन अनुमोदना करते हैं, उपवास नहीं कर सकते, उपवास की अनुमोदना करते हैं, कर तो सकते ही है ना। इसी प्रकार के इसके आप लोग इसको प्रोत्साहित करें, इसी भावना के साथ सभी के लिए नमो ये बिल्कुल अंतिम प्रार्थना करेंगे जो
नील जी भाई कुछ कह के। यस यस बिल्कुल। सो आप सबको कहना चाहूंगा कि नया साल 2 दिन के बाद ही 2021 स्टार्ट होने वाला है। सो जैन फाउंडेशन की जितने भी इनिशिएटिव है उसके अंदर जुड़िए। 1 जनवरी को एक बहुत ही अच्छा टॉक रखा गया है जिसके अंदर हमारे साथ कोलकाता से अर्पित शाह जुड़ने वाले हैं, जो कि भगवान महावीर ने जिस जिस भूमि को खुद के चरण स्पर्श से पावन किया वो भूमियों के बारे में हम बात करने वाले हैं और वहाँ की विशेषताओं के बारे में यानी इतिहास के बारे में बात करने वाले हैं। तो बहुत ही रोचक विषय होगा। और मैं भी फिलहाल भगवान महावीर का विचरण हुआ था उस भूमि में, थोड़ा भ्रमण कर रहा हूँ, उस भूमि के बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप सबको बता दूं कि आप सबकी ओर से कल मेरा गुरुजी से भी मिलना हुआ और बहुत अच्छा लगा गुरुजी से मिलके, उनके साथ थोड़ा पर्सनली टाइम स्पेंड हुआ उनके घर पे। और यस बहुत सारी जानकारियां भी प्राप्त हुई। सो इसी के साथ आज के सेशन को विराम देंगे और जगत के सभी जीवों का मंगल हो। जगत के सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी हमारा वैर नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व नो मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामे में सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूवेषु वैरम मज्जन केणई। सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो। प्रणाम। नमो जिनानम। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। नमो जिनानम। नमो जिनानम। नमो जिनानम।